भाजपा संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव। दिल्ली में हाईकमान के साथ हुई बैठक। संगठनात्मक स्तर पर फिलहाल हैं 14 जिले, बढ़ाई जा सकती है संख्या, चल रहा मंथन। उत्तराखंड सरकार ने की बड़ी पहल। इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य मेले का हुआ उद्घाटन। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने किया शुभारंभ। जनता को मिले उचित लाभ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चंदना गीत का किया विमोचन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका ने दी है आवाज। देवभूमि का हो रहा प्रचार प्रसार। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। सोल्जर ऑफ एनवायरमेंट की बड़ी पहल। जगह जगह कूड़ा उठाकर स्वच्छता का दे रहे संदेश। लोगों का बढ़ा रहे हौसला। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा में पथराव की घटना के बाद महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी को पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया। महामंडलेश्वर ने पुलिस अधिकारियों पर माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि अगर 2 दिन में पत्थरबाजी करने वालों के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो गांव में धर्म संसद आयोजित करेंगे। बता दें कि दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र जी ने कहा कि डाडा जलालपुर में हुई घटना केवल घटना नहीं बल्कि प्रयोग है, जो कि दिल्ली, राजस्थान समेत देश के अन्य कई स्थानों पर देखने को मिली, जहां जानबूझकर हिंदू समाज द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम हरिद्वार जनपद ही नहीं बल्कि पूरे देश में बसाए जा रहे हैं और पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, केवल गिरफ्तारी कर खानापूर्ति की गई है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई करती तो पत्थरबाजी करने वालों के घरों पर अब तक बुलडोजर चल जाता। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद जी ने कहा है कि पूरा प्रदेश इस्लाम की चपेट में आ चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन वहां जिहादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। थानेदार रोज दारू पी रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, तो अब जनता भी चुप नहीं रहेगी और इन मुस्लिम माफियाओं के खिलाफ हम उठ के खड़े होंगे। इन जिहादियों का अब इस हरिद्वार जिले में और उत्तराखंड में जिस तरह से बड़ी मात्रा में इस्लामीकरण हो रहा है, पिछले दिनों बद्रीनाथ तक में नमाज पढ़ ली गई, जहां का संविधान है कि भगवान बद्रीनाथ की पूजा के अर्चना के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और कोई कार्रवाई शासन ने नहीं की। लेकिन अब हम चुप रहने वाले नहीं है। हमें शासन हो प्रशासन हो, अगर ये कार्रवाई नहीं करेगा तो हम इनका खुलकर विरोध करेंगे, सड़कों पर विरोध करेंगे। और अभी हमने 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धर्म संसद और हिंदू रक्षा वाहिनी टाडा जलालपुर में जाकर धर्म संसद करें। इधर राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और विभाग के अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा पिलाकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश भर में 43.55 लाख बच्चों को ये दवा दी जाएगी, जिसमें 1 साल से 19 साल के हर बच्चे को ये दवा उपलब्ध कराया जाएगा। 2 बार ये दवा सरकार की ओर से बच्चों को मुहैया कराया जाता है। साल में 2 बार मिलने वाले इस दवा के अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन करके बच्चों को ये दवा दी जाती है ताकि बच्चे कृमि से छुटकारा पा सकें। पूरे प्रदेश में लगभग 43 लाख बच्चों को हम जो उनके नाम
कीटनाशक दवाई है उसको देने वाले हैं और इसको आज राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है और हर जगह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज पूरे प्रदेश में लगभग 43 लाख बच्चों को हम ये जो कीटनाशक दवाई है उसको देने वाले हैं और इसको आज राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है और हर जगह कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया है कि प्रदेश भाजपा संगठन स्तर पर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में हाईकमान के साथ हुई बैठक में पार्टी संगठन के अंदर कई बदलाव को लेकर मंथन हुआ है। पार्टी स्तर पर बदलाव को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। खासतौर पर भाजपा प्रदेश में संगठन स्तर पर जिलों की बढ़ोतरी करने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि वर्तमान में पार्टी के अंदर संगठनात्मक स्तर पर 14 जिले हैं, जिसको बढ़ाया जा सकता है। इस पर अभी वर्क चल रहा है कि हम लोग जब दिल्ली बैठे थे तो वहाँ इस प्रकार की चर्चा आई थी कि संगठन की दृष्टि से कुछ जिलों को बढ़ाने की आवश्यकता है, खासतौर पर जो बड़े ज़िले हैं जहाँ विधानसभाएं 5 या उससे ज़्यादा है। तो इस प्रकार का एक होमवर्क हम लोग कर रहे हैं। जल्दी इस पर कुछ नीतिगत निर्णय होगा तब इसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाल कुआं इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य मेले का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट, डीएम धीरज गर्ब्याल, साथ ही जिले के और भी अन्य अधिकारी पहुंचे और इस मेले का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार इस मेले का जो आयोजन किया गया है उसमें तमाम विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग, दुग्ध उत्पादन, समाज कल्याण, बाल विकास जैसे 2 दर्जन स्टॉल लगाए गए हैं और क्षेत्र की जनता इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। विधायक का कहना है कि सरकार द्वारा इस तरह के मेलों का आयोजन किया जाता रहा है, जिससे जनता को लाभ मिलता है, साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलती है। जिन अस्पतालों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन अस्पतालों का काम भी जल्दी पूरा कर स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा। वहीं धीरज गर्ब्याल डीएम ने कहा कि नैनीताल जिले का पहला मेला लाल कुआं में लगा है और अब अलग अलग विधानसभाओं में इस मेले का आयोजन होगा, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होना हमारे पूरे जनपद में, वैसे पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो आज हमारी शुरुआत लाल कुआं विधानसभा से हुई है। तो इसमें स्वास्थ्य मेले के अंतर्गत जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिले हैं कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड हो उसका एक यूनिक हेल्थ कार्ड बनेगा और ये प्रोसेस लगातार चलता रहे। ऐसा नहीं कि केवल आज ही के कार्यक्रम के लिए ये व्यवस्था लागू रहेगी। इसके पीछे ये मंशा ये है कि प्रदेश में जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी निवासी हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, उन सब का एक हेल्थ कार्ड बनेगा। एक डिजिटाइजेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। अपने जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी विभाग है, उन सबके द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं और पूरे प्रदेश में ये स्वास्थ्य मेले आज से आयोजित हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। अभी मैंने देखा कि वहाँ पे जो है विकलांग और जो सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं उसका स्टॉल भी लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा व्यापक प्रचार प्रसार न होने की वजह से मुझे लगता है कि लोग उतने लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमें जब से जानकारी भी है, मैं तो लगातार क्षेत्र में मैंने सभी जगह बोला है, मगर मुझे लगता है कि प्रॉपर जो है विभागों के द्वारा जो है प्रॉपर सूचना न दिए जाने की वजह से संख्या कम लगी है, तो लाभार्थी काफ़ी होते जा रहे हैं। देहरादून प्रदेश के पंचायती राज, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्म और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बीना बोरा द्वारा गाए गए गढ़वाली गीत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विमोचन किया। मंत्री सतपाल महाराज ने वीडियो के निर्माण से संबंधित सभी लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वही इस प्रकार के गीतों का फिल्मांकन और प्रस्तुतिकरण कर देश विदेश में देवभूमि की संस्कृति तथा कला का लगातार प्रचार प्रसार करें। इस मौके पर गढ़वाली गीत वीडियो चंदना की निर्मात्री दर्शानी रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष भट्ट एवं समाजसेवी बच्चन सिंह रावत मौजूद रहे। प्रदेश में 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है, तो वहीं होटल संचालक होटलों को चमकाने में लगे हैं।
प्रशासनिक अमला भी ट्रैफिक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में पूरी मशक्कत कर रहा है। दूसरी ओर श्रीनगर के कुछ युवा श्रीनगर को साफ सुथरा रखने के लिए जगह जगह कूड़ा उठाने के काम में लगे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये युवा अपने स्तर पर चार धाम यात्रा से जुड़े स्थलों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों को साफ सफाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, खुद भी साफ सफाई कर रहे हैं। बता दें कि ये सभी युवा सोल्जर ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से काम में लगे हुए हैं। सोल्जर ऑफ एनवायरनमेंट के सदस्य सुमन जोशी बताते हैं कि वो 2 टाइम जगह जगह पड़े कूड़े को उठाने के काम में लगे हैं। अमूमन उनके दिन की शुरुआत श्रीनगर के घाटों, घूमने फिरने की जगहों पर कूड़ा उठाने से होता है। पहले तो लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब उनकी टीम जहां भी जाती है लोग उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने बताया कि जो कूड़ा वो उठाते हैं उसे बेचकर बच्चों के लिए कॉपी, किताब, स्टेशनरी जैसी चीज़ें खरीदते हैं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दे देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चार धाम यात्रा के दौरान पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों पर आते हैं और कूड़ा कचरा फेंक कर चले जाते हैं, लेकिन इस बार वो जगह जगह जाकर पर्यटकों को भी जागरूक करने का काम करेंगे, जिससे पहाड़ों की स्वच्छता और निर्मलता कायम रखे जा सके। वहीं इन युवाओं के इस प्रयास का स्थानीय लोग काफी सराहना करते दिखे। शुरू से ही और अभी तक चला आ रहा है स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत कि हम पहाड़ों को हमें स्वच्छ करना है। तो अभी चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो हमारे पहाड़ों में देखिए जगह जगह आपने देखा होगा कि बोतलें वगैरह पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है पूरी। तो हम सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग इसको पहाड़ को स्वच्छ करें और साफ़ रखें, और आने वाले जो यात्री वगैरह हैं उनसे भी हम यही अपील करेंगे। अभी हमारा 41वां हफ्ता चल रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार हम सभी लोग स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत पूरी मेहनत कर रहे हैं कि पहाड़ों को जितना हो सके उतना साफ करें। श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट नाम से हमारी टीम बनी है। स्वच्छ पहाड़ अभियान चल रहा है जिसका आज 41वां हफ्ता है, और जैसे कि यात्रा शुरू होने वाली है, देश विदेश से पर्यटन हमारे क्षेत्र में आएंगे, तो इस प्रकार की अगर गंदगी वो लोग यहाँ पे देखेंगे, शराब की बोतलें सड़क पे पड़ी हुई, तो बहुत बुरा संदेश जो है हमारे प्रदेश के प्रति अन्य जगहों पर जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे लोकल के लोग भी यहाँ पे उठने बैठे घूमने आते हैं, तो हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि जो ये आप बेवजह ही गंदगी, शराब की बोतलें सड़क के किनारे आप फैला रहे हैं, कृपया इस प्रकार का कूड़ा आप ना फैलाएं और अपने शहर को, अपने पहाड़ को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग दें। और जो ये कूड़ा जितना भी हम इकट्ठा करके ले आते हैं, जैसा कि आपने पूछा हमसे क्या करते हैं, तो जो कबाड़ी होता है उसको हमें कूड़ा दे देते हैं, जो भी उसके बदले में जो भी हमें धनराशि प्राप्त होती है। तो एक तो हमारे जो ग्लव्स हो गए, हमारे मास्क हो गए, इस प्रकार की सामग्री हम अपने जो हमारे अभियान में यूज़ होने वाली चीज़ें उनको हम लाते हैं, और बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो पेंसिल, कॉपी, पुस्तकें जो है उस चीज़ की सामग्री भी लाके हम स्कूलों में उनका वितरण करते हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा के जंगलों से वन विभाग की लाख कोशिश के बाद भी लकड़ी तस्करी लगातार जारी है। वन विभाग लकड़ी तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई भी करती है। खटीमा वन रेंज की टीम ने पीलीभीत रेड पर मुखबिर के आधार पर सागौन की बेशकीमती लकड़ियों से भरी एक गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी में ड्राइवर समेत 2 अन्य तस्करी सवार थे जो मौके से भाग निकले। खटीमा वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र मनराल ने बताया कि वो मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर यूपी के बहेड़ी क्षेत्र की एक गाड़ी खटीमा के जंगलों से बेशकीमती सागौन की लकड़ी ले जाने आई है, ये सुनकर छापेमारी की। इसकी सूचना पर की गई छापेमारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बेशकीमती सागौन की लकड़ी से भरी गाड़ी को पीलीभीत रोड पर पकड़ लिया गया। वन विभाग द्वारा वाहन को वन रेंज ऑफिस में खड़ा किया गया है और अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। साढ़े 9 बजे सूचना मिली कि ये कोई गाड़ी जो बहेड़ी की आई है यहाँ हमारे खटीमा वन क्षेत्र के अंदर में, वो गाड़ी जो है सागौन ले जाएगी। तो मेरे द्वारा मुझे जो है मुखबिर द्वारा जो है रात करीब 10:15 बजे सूचना दी गई कि गाड़ी वो भर करके खटीमा की तरफ आ रही है, जो कि बहेड़ी की तरफ को जाएगी। तो मेरे द्वारा तुरंत स्टाफ को तैयार कर मेरे द्वारा खुद ही जो है इस गाड़ी की जो है रेकी करेगी। रेकी के दौरान जो है मैंने इस गाड़ी को जो है आपके खटीमा और मझोला जो पीलीभीत मार्ग है उस मार्ग में मैंने इसको पकड़ा। मौके पे 3 अपराधी थे जो गाड़ी को तुरंत जो है खड़ी करके मौके से फरार हो गए। ये लकड़ी उन्होंने ऐसा अभी जांच की जा रही है। मैंने अपने स्टाफ के द्वारा जो है उसको भेजा गया कि लकड़ी कहाँ कटी है। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि हमारे यहाँ वन निगम का खटान चल रहा, वन निगम का
भी हो सकता है। ये जो प्रकाश साबुन प्रकाश बरामद हुआ है, तो इसकी जो जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि ये कौन से कंपार्टमेंट से या कहाँ से काटी गई है। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में लगातार हो रहे विद्युत कटौती से आम जनमानस को काफी परेशानी हो रही है। विद्युत कटौती के कारण व्यापारियों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। किच्छा क्षेत्र में विद्युत संबंधी समस्याओं और अघोषित बिजली कटौती के विरुद्ध नगर पालिका के तमाम सभासदों और व्यापारियों ने आक्रोश व्यक्त कर किच्छा के विद्युत कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सभासदों और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग द्वारा की जा रही मनमानी से जनता खासी परेशान है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किच्छा के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह शाम दिन के समय 5 से 8 घंटे की कुछ अधिकारी हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शहर में लगातार जो विद्युत कटौती हो रही है, हम लगातार इनसे संपर्क में रहते हैं और हम इनसे पूछते हैं कि साहब लाइट कब आएगी। हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। हमारे वार्ड क्षेत्र में अनेक प्रकार के विद्युत कनेक्शन होने हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विद्युत पोल लगाए जाने हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप 5,000 रुपये जमा करिए, आपका विद्युत पोल आज ही लग जाएगा। लेकिन अगर आप जनता की मांग के प्रति विद्युत पोल लगाने की बात करते हैं तो आपको मात्र आश्वासन दिया जाएगा। इसके विरोध में हम सभासद साथी जितने भी हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर बैठे हैं, इनका मांग यह है कि अघोषित विद्युत कटौती क्यों की जा रही है करके इस मुद्दे पर यहाँ पर आए हैं। और जो कटौती हो रही है, दिन के टाइम में जो भी कटौती हो रही है उसमें गेहूँ की फसल पकी है। ग्राम प्रधानों ने लिख के दिया है कि विद्युत कटौती की जाए और ये आंधी तूफान में हमारी फसल नहीं तो जल जाएगी या कोई उनको नुकसान न पहुंचे। इस बात को ध्यान में रखते हम दिन में जो कटौती कर रहे हैं वो गेहूं की फसल को बचाने के लिए कर रहे हैं। और शाम के टाइम और सुबह के टाइम जो कटौती हो रही है ये देहरादून कंट्रोल से हो रही है, क्योंकि विद्युत की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। आपके 18 से 20 करोड़ रुपया प्रतिदिन का जो है हमारा पावर कॉरपोरेशन बाहर से परचेज कर रहा है, बिजली खरीद रहा है। और हम लोग हमारा निगम पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन मार्केट में बिजली उपलब्ध नहीं है। शेयर मार्केट में हम कह रहे हैं भाई हमें बिजली दो, लेकिन इस पर हमारा प्रबंधन, उच्च प्रबंधन ईमानदारी से प्रयास कर रहा है और मुझे उम्मीद है 15 से 20 दिन में इसका सामान्य स्थिति हो जाएगी। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से स्थानीय लोग और व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं व्यवसाय में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा जाम के झाम से निपटने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में तैयार किया गया एक्शन प्लान भी लागू किया गया है, जिससे काफी हद तक ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलती दिख रही है। लेकिन मसूरी की सक्रिय सड़कें और पार्किंग न होने के कारण कई जगह पर जाम की स्थिति भी अक्सर दिख जाती है। लोगों की परेशानी स्पष्ट झलकती है। मसूरी के पास के पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन, मसूरी झीलक, सूरजकुंडा, देविख, धनोल्टिक, बुरासकंडा में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मसूरी सीओ पल्लवी त्यागी द्वारा मसूरी में भारी भीड़ को देखते हुए खुद कमान संभालने का फैसला लेते हुए यातायात को व्यवस्थित करती अधिकारी नजर आईं। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी इलाके में तैनात किया गया है ताकि विधि व्यवस्था बहाल रहे, बाहर से आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी के जंगलों में लगी आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर के गंगा नाली जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई। आग अब आवासीय बस्तियों की तरफ रुख करने लगी है, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज की तरफ भी आग धीरे धीरे फैलती जा रही है, तो दूसरी तरफ नयालगढ़ में भी वनाग्नि तांडव कर रही है। श्रीनगर में जंगल की आग से करीब 3 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। रेंजर प्रमोद रावत ने बताया कि गंगा नाले में 6 वनकर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ न्यालगढ़ में 8 कर्मियों को लगाया गया है। साथ ही आग पर जल्द से जल्द काबू पाने का प्रयास जारी है। विकासनगर तहसील में खनन कारोबारी खनन पट्टे की आड़ में अवैध खनन का काम कर रहे हैं।
यमुना नदी में अनधिकृत अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा अवैध खनन पर्यावरण के साथ ही जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पुल नंबर 1 पर पट्टे की आड़ में ट्रैक्टर के पीछे जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खनन किया जाता दिख जाता है। खनन विभाग जानकारी के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। जब इसकी जानकारी विकासनगर एसडीएम को दी गई तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। बता दें कि हिमाचल में खनन कारोबार बंद होने से ट्रैक्टर के पीछे जुगाड़ का जेसीबी बनाकर यमुना नदी से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय गरीब मजदूरों के साथ यूपी बिहार के मजदूरों की रोजी रोटी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खनन कारोबार में लगे गरीब मजदूरों का कहना है कि वो पहले 1500 कमाते थे, लेकिन अब 100-200 भी मुश्किल हो गया है। ये मजदूरी काम 8-9 दिन से कर रहे हैं। अच्छा, कितनी मिलती है यहाँ पे, कितना हो जाता है पहले रोजगार? तो 400 रुपये में हो जाते थे, अब 200 रुपये हो गए। अच्छा, इसका कारण क्या मानते हैं? कारण ये है जी, हिमाचल वाले जो ट्रैक्टर है उन्होंने जुगाड़ लगा रखे हैं मशीन का। अच्छा, इसलिए हमारी रोजगार खत्म हो गया। अच्छा, इनको भगा जाना चाहिए। ये कब से कर रहे हैं ये 8 दिन हो गए जी इनको लगे हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ का तहसील प्रशासन है, कार्रवाई करता है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर इनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। अच्छा, तो कुल मिला के आपके रोजगार पे बहुत नुकसान हो रहा है जी। पहले 400 रुपये की मजदूरी थी, अब 200 रुपये की होगी। खेलने के दौरान दलदल में फंसकर एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। दूसरी तरफ परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मामला पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर का है। 7 साल का अभिषेक खेलने के लिए शारदा घाट की तरफ गया था और खेलते खेलते दलदल की ओर चला गया, जहां पैर फिसलने के कारण वो दलदल में जा गिरा। लोगों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी से अभिषेक को दलदल से बाहर तो निकाला गया। जब उसे अस्पताल लेकर जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लाल कुआं में हल्दू चौड़ स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को बेखौफ बदमाशों द्वारा लूटे जाने का मामला सामने आया है। हालांकि मामला आपसी लेन देन का बताया जा रहा है। बदमाशों ने पहले शराब के ठेके पर काम कर रहे सेल्समैन के साथ मारपीट की और उसके बाद ठेके पर जमकर तोड़फोड़ की गई। 6 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी लूट लिए, साथ ही जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़ित सेल्समैन द्वारा मामले की लिखित सूचना कोतवाली लाल कुआं को दी गई है। दुकान के सेल्समैन मनीष कर्णपाल और सचिन आर्य ने बताया कि रोहित दुम्मा, नवीन तिवाड़ी, बिल्डर नयाल और अन्य बदमाशों ने ठेके के गेट से जबरन दुकान में घुसकर तमंचे की नोक पर सेल्समैन को धमकाते हुए तोड़फोड़ और मारपीट की। इस दौरान उन्होंने दुकान से भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले की सूचना पर पहुंचे आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र बिष्ट ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि हल्दू चौड़ की दुकान में लूट हुई है, जिसके बाद वो जांच के लिए पहुंचे। सूचना प्राप्त हुई है कि ये हमारा जो क्षेत्रीय यहाँ पे हल्दू चौड़ में जो ठेका है उसमें कुछ लोगों द्वारा रात को तोड़फोड़ की गई तथा ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो कैश था उसको भी लूटने की कोशिश की गई है। इस संबंध में हमारी जो पुलिस की टीम है मौके स्थल पे पहुंच गई है। इस संबंध में तोड़फोड़ की तो भी पुष्टि हो पाई है तथा आबकारी निरीक्षक और इनको बुला के वहाँ पे चेकिंग की जा रही है कि क्या क्या लॉस हुआ है, क्या है, और इस पर शिकायत प्राप्त हो गई है। आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी जैसे शिकायत प्राप्त हुई है, घटनास्थल का निरीक्षण करके इसकी पुष्टि करते आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से अभी सूचना और उससे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वहाँ पे इनका कुछ लेन देन की परेशानी पहले से ही चल रही थी, जिसके कारण कल रात को 4 युवकों द्वारा वहाँ पे जाके कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई तथा कुछ गाली गलौज भी हुई है। तो इस संबंध में ही आगे इन्वेस्टिगेशन करके जितने भी साक्ष्य प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी जैसे शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें आगे अगर देखा जाता है, अगर पुष्टि होती है चीज़ों की, तो FIR लॉन्च होकर इसमें विवेचना की जाएगी। मैं हल्दू चौड़ दुकान में सेल्समैन का काम करता हूँ। कल रात यहाँ पे 9:55 में एक UK 04 AJ 7676 नंबर की निशान कार आई, जिसमें कुछ अज्ञात युवक कार से निकले, जिसमें गाड़ी का स्वामी मालिक रोहित दुमका था और वो अपने कुछ युवकों के साथ दुकान के अंदर घुसा। दुकान में घुसते ही उसने कुछ पिस्टल टाइप के सामान निकाला और सेल्समैनों के ऊपर रखने लगा और उसके कुछ अज्ञात साथी दुकान में पेटियाँ फोड़ने लगे और एक साथी उसका गले में जाके
कैश वैश निकालने लगा। 6,20,000 से ऊपर का ही कैश है। शराब सर कम से कम सर अभी आबकारी आई है तो वो स्टॉक मेंटेन करके पूरा आपको विवरण मिल जाएगा उसका कितना माल ले गए करके। सर कम से कम 11 लाख से ऊपर का मामला है सर। ये मामले में तहरीर दे दी और अज्ञात युवक जो आया था वो कह रहा था कि भैया सरकार हमारी है, विधायक हमारा है, जिसको जो करना है वो कर लीजिए। कौन युवक है? ये युवक सर रोहित दुमका हैं, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं यहाँ पे। लाल सर हमने ये यहाँ पे लाल कुआं में इसकी तहरीर दी गई है, अब प्रशासन इस पर अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। लालकुआं नगर में व्यापार मंडल चुनाव की डुगडुगी बज गई है। इसको लेकर अंबेडकर पार्क में व्यापारियों की एक बैठक हुई जिसमें चुनाव की रूपरेखा तैयार कर निर्णय लिया गया कि चुनाव से पहले सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 18 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि बैठक में वक्ताओं ने कहा कि व्यापार मंडल के चुनाव कराए जाएं, साथ ही दुकान दुकान जाकर व्यापारियों का पंजीकरण और वास्तविक दुकानदारों की पहचान का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए 7 सदस्यता प्रभारी नियुक्त किया गया है जो नगर के व्यापारियों को सदस्यता दिलाएंगे। इस दौरान बैठक में पहुंचे प्रदेश मंत्री रुपेंद्र नागर और जिला महामंत्री हर्षवर्धन पांडे और जिला उपाध्यक्ष रविंद्र बोरा ने पिछली कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए सदस्यता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। कल से सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। मेरी इच्छा यह है कि मैं, क्योंकि पिछले 32 साल से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हूँ और ट्रांसपोर्ट नगर का महामंत्री भी हूँ, ट्रांसपोर्ट हल्द्वानी एसोसिएशन का महामंत्री भी हूँ, तो मेरी इच्छा है कि निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब किसी के दुख सुख में ना खड़ा हो। जो दुख सुख में नहीं खड़ा हो सकता उसको कोशिश करेंगे, हम अपने संगठन के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि प्रदेश स्तर पर भाई ऐसे लोगों को आगे ना लाया जाए। जैसे अभी कई लोग कह रहे थे कि पुरानी टीम को रिन्यू कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा है मौका दूसरों को भी देना चाहिए। हमारी इच्छा ये थी कि भाई दूसरों को भी मौका देना चाहिए। जो लोग सक्षम हैं, हाँ काम करने का, उसका शिकायत तो देखो 10% 15% लोगों से शिकायत रह जाती है, किसी का व्यक्तिगत काम नहीं हो पाया वो भी शिकायत कर देता है, लेकिन हमारी इच्छा होगी बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव हो, पारदर्शिता हो और दमखम के साथ हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।